हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों ये है अपनी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास, लेक्चर नंबर 20 है और ये अपनी लास्ट क्लास है किसकी, यूनिट नंबर 3 की। क्योंकि आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वायुदाब समीकरण और चिरसम्मत वैधता की सन्निकटन। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपना तरीका है, ये जो अपना मेथड है, इस तरीके से पढ़ाने का, पिछली क्लास भी इसी मेथड से आई थी और आज की क्लास भी इसी मेथड से आई है। तो आपको इफेक्टिव लग रही है नहीं लग रही है, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ज़रूर प्रस्तुत करें। ठीक है, तो करें क्लास को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वायुदाब समीकरण। तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि वायुदाब समीकरण का अध्ययन करने के लिए कला समष्टि में एक गैस स्तंभ की कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले तो कला समष्टि क्या चक्कर है ये आपको समझा दिया मैंने, कला समष्टि क्या होती है। उस कला समष्टि में अपन क्या करते हैं, एक गैस स्तंभ की कल्पना करते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। अब इस स्तंभ में गैस के अणु भर देते हैं अपन, ठीक है। और गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है और गैस के अणु का जो वेग है वो कितना है, v है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं जो एनर्जी है अपने पास, E बराबर कितनी, ई के प्लस में ई पी है। और E बराबर देखो यहाँ पे E के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने कि ये जो अपने पास वायु स्तंभ माना है अपन ने, किसमें, कला समष्टि में जो वायु स्तंभ अपन ने माना है, वायु ने गैस स्तंभ, बात बराबर है, वायु स्तंभ गैस स्तंभ, जो वायु स्तंभ माना है वो जेड दिशा में उपस्थित है, ऐसा मान लिया अपन ने। तो देखो यहाँ पे जो अपनी हाइट है जेड एच के रूप में, वो जेड के रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और एम जी जेड। अब क्या कहता है भाई, देखो आगे आगे क्या कहता है, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं और यहाँ पे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ सी बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, देखो वायुदाब समीकरण की गणितीय गणना करने के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव प्रेषित किया जाता है। अब यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र का जो प्रभाव है उसको प्रेषित कर दिया अपन ने, यानी कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय क्षेत्र को यहाँ पे अपन 0 नहीं करेंगे। पिछले डेरिवेशन में अपन ने जी का मान 0 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, ये कह रहा है अपन से। अतः गैस का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर में 2 बार इंटीग्रेशन dx dy। आप सभी को पता है क्षेत्रफल होता है dx dy और आयतन होता है dx dy और dz। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो, हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में कला समष्टि है। कला समष्टि के अंतर्गत हमारे पास में क्या है, एक कॉलम है, गैस कॉलम है हमारे पास में, गैस स्तंभ है हमारे पास, वायु स्तंभ। तो यहाँ पे देखो इसका वायु स्तंभ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो गया और इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, जेड होगी, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, पृथ्वी है, देखा जाए तो मतलब एक कला समष्टि कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ए बराबर हमारे पास में कितना है, ए बराबर हमारे पास में है डबल इंटीग्रेशन dx और dy, ठीक है। आगे चलें, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो, क्या देखते हो, जेड बराबर हमारे पास में क्या है, सम वितरण, यानी कि एक समान वितरण अपन बात करते हैं। तो जेड बराबर इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है समेशन ए की पावर माइनस का बीटा ही होता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे कला समष्टि की अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो कला समष्टि यदि यहाँ पे बात करते हैं अपन, कला समष्टि की अपन बात करते हैं, तो कला समष्टि में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन h का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं नीचे करते हैं। पिछले डेरिवेशन में अपन ने किया था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, प्रैक्टिस करी होगी तो। और बीटा बराबर 1/KT होता है, ठीक है। तो E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस में एम जी जेड, ठीक है। और Z बराबर, अब देखो यहाँ पे ये E का मान जो आया है, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे अपन G का मान 0 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे E का मान कितना आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस में एम जी जेड, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, Z बराबर अपन 1/H समीशन E की पावर माइनस का 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस में एम जी जेड, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी कर दी, 1/KT, और अपने पास मल्टीप्लाई में H, ऐसे कैसे है। आगे चले, Z बराबर 1/H समीशन E की पावर, ये दोनों को अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई माइनस का एम बी स्क्वायर 2KT और माइनस का कितना आ गया हमारे पास, एम जी जेड अपन में KT और मल्टीप्लाई में H हमारे पास, ऐसे कैसे। अतः वेग समष्टि में आयतन, यानी कि अपन बात करते हैं, अब ये क्या चक्कर है, H बराबर देखो dx dy dz dpx dpy dpz तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये v क्यों लिख दिया यहाँ पे, v इसलिए लिख दिया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो z बराबर 1/H E की पावर माइनस का एम वी आ रहा है, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे क्या है, v है। तो यहाँ पे अपन v है, तो यहाँ पे अपने पास जो वेग समष्टि है, अपने कला समष्टि के अंतर्गत अपन बात करते हैं, जो आयतन अपने पास h है, इसमें अपन को p के रूप में ना लिखकर v के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अपन जब लिमिट लगाएंगे किसी इंटीग्रेशन में,
और वहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपन वेग के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डी वी एक्स और डी वी आई और डी वी जेड के रूप में। इसलिए अपन ने क्या करा, यहाँ पे पी की जगह वी लिख दिया। आगे समझ में? आगे चलते हैं। यदि गैस के अणुओं का वितरण सतत रूप से हो तो अपन क्या करते हैं, समीकरण को इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापित कर देते हैं। वही रटी पिटी कहानी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी कहती है यदि गैस के अणुओं का वितरण होगा, अगर वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो अपन समीकरण को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो z बराबर 1/h, ये हमारे पास में क्या है, 6 बार इंटीग्रेशन। क्यों? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 6 इंटीग्रेशन होंगे। तो e की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास में, e की पावर माइनस का mv²/2kt कहाँ से है, ये रहा। और e की पावर माइनस का mgz/kt कहाँ से, ये रहा। और यहाँ पे h है, इस h का मान रख दिया कितना, dx dy dz और dvx dvy और dvz। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण गैस के अणु के वेग का प्रत्येक मान संभव। यानी कि मैक्सवेल जो सांख्यिकी वो क्या कहती है कि आणविक मतलब हमारे पास जो गैस के अणु हैं उनके लिए अगर अपन वेग की बात करें तो वो कितना होता है हमारे पास में, वेग का प्रत्येक मान संभव है। यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स है ब्रह्मांड में यादृच्छिक गति कर सकता है, कहीं इधर उधर कोई सी दिशा में गति कर सकता है। यानी कि उसकी वेग का और यहाँ पे अपन बात करते हैं डायरेक्शन का कोई पता नहीं है। यानी कि हमारे पास में जो वेग की लिमिट अपन बात करते हैं, ये कहानी क्यों कही अपन, ये कहानी इसलिए तो कहते हैं क्योंकि अपन को चाहिए लिमिट किसकी, इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए तो अपन को कहानी कहनी पड़ेगी। तो यानी कि कहानी का मतलब ये निकला कि हमारे पास में जो लिमिट आई -∞ टू +∞ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/h अपन ने बाहर ले लिया, मतलब बाहर ही था ये तो 1 में था तो। और इसके बाद अपन ने क्या करा, अब देखो यहाँ पे क्या करा अपन ने, दो हमारे पास टर्म्स थे, एक तो था हमारे पास माइनस का mv²/2kt और एक हमारे पास माइनस का mgz/kt। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे v है तो हमारे पास में जो घटक कला समष्टि के हैं vx vy z तो अपन को एक तरफ कर लिया, यानी कि 3 घटक अपन ने एक तरफ कर लिए। और ये हमारे पास में जो ये mgz है यानी कि देखो dx dy dz है तो ये अपन ने क्या करा, एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप डबल इंटीग्रेशन dx dy यानी कि dx dy को तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे ए लिख लिया, क्योंकि अपन ने देखा था स्टार्टिंग में जब अपन ने वो डायग्राम समझा था तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, dx dy है, तो यहाँ पे इसको ए लिख लिया। उसके बाद में z बराबर कितना हो गया, 0। क्यों z बराबर 0 क्या है, यहाँ पे लिमिट अपन बता रहे हैं इसकी, यानी कि हमारे पास में z की जो लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिट होगी। क्यों? क्योंकि आपने डायग्राम देखा था वहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बनाया था अपन ने, देखो यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट बात कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पे पृथ्वी ग्राउंड स्टेट है तो z बराबर कितना होगा, 0 हो गया। पृथ्वी से लेकर अपन बात करते हैं हाइट पे तो यहाँ पे z बराबर होगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो z की लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे बात करते हैं e की पावर माइनस का mgz/kt। और यहाँ पे देखो इसको तो अपन ने क्या लिख दिया, a लिख दिया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया a। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट, माइनस का इन्फिनिट प्लस का इन्फिनिट। और यहाँ पे देखो e की पावर माइनस का mv²/2kt dvx dvy और dvz। अब क्या करा अपन ने, बताओ, सभी बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो ये हमारे पास में a/h है और यहाँ पे देखो ये z हमारे पास, ये इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि सबको अलग अलग कर दिया अपन ने, ये अलग था ही पहले, उसके बाद में इन तीनों को भी अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो vx vy vz तीनों को अलग अलग कर दिया, ये हमारे पास dz पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक एक करके इनका मतलब इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे देखो माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट e की पावर माइनस का mvx²/2kt। यहाँ पे हमारे पास में इसका जो मान आ गया, इसका जो मान आएगा वो आपको याद रखना है 2πkt/m की पावर 1/2, 2πkt/m की पावर 1/2 और 2πkt/m 1/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू है आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि जिस प्रकार अपन ने वहाँ पे 2πmkt की पावर 3/2 याद रखी थी, उसी प्रकार इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है आपको याद रखनी पड़ेगी। मानक इंटीग्रेशन है, अब इनकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो सोल्व करो, फिर सोल्व करने बैठो इनको। तो सोल्व करने बैठो, इससे बड़े तो आप इसको याद ही कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी वहाँ पे मैं एक दो बार और बता दूंगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, यहाँ पे देखो, और फिर हमारे पास में एक इंटीग्रेशन और था 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस mgz/kt। इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी kt/mg, साफ सी बात है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, चारों इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो यहाँ पे देखो z बराबर a kt/, देखो a हमारे पास पहले था, h हमारे पास था,
तो यहाँ पे देखो के टी अपन में एम जी, इसकी वैल्यू लिख दी तो के टी अपन में एम जी आ गई। और हमारे पास तीनों इंटीग्रेशन थे 2m के टी अपन में एम, सॉरी 2 पाई के टी अपन में एम की पावर 3/2 हो गई, क्योंकि वहाँ पे 1/2 1/2 1/2 है और आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर जो 3 है वो वायु दाब समीकरण के लिए समवितरण फलन का मान कहलाता है, यानी समवितरण फलन का बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अपन ने क्या करा, अपन ने वायु दाब समीकरण के अंतर्गत अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने यहाँ पे निकाल लिया समवितरण फलन का मान निकाल लिया। क्या कर लिया, समवितरण फलन का मान निकाल लिया। आगे चलते हैं, लेकिन अपन को निकालना क्या है, वायु दाब समीकरण अपन को निकालना है, ना कि अपन को समवितरण फलन का मान निकालना है। और एग्जाम में याद रखो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए आपसे एग्जाम में यही पूछ ले जाए, जेड बराबर ए के टी एच अपन में एम जी 2 पाई के टी अपन में एम की पावर 3/2 ये प्रूफ करवा ले जाए तो करवा सकता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आगे कहानी बढ़ाते हैं। आगे तो क्या कहानी कह रहे हैं, देखो आगे ये कहानी है कि आईवी कला कोष्टिका में अणुओं की संख्या, वही बात है जो हमने पिछले डेरिवेशन में करी थी कि हमारे पास में जो अपन ने क्या माना था, एक निकाय माना था अभी कला समष्टि के अंतर्गत। तो वहाँ पे अपन ने कहा कि आईवी कला कोष्टिका के लिए अपन अणु की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आता है D6Ni, यहाँ पे देखो क्या है D6, तो हमारे पास में क्या है, कला समष्टि के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। और Ni हमारे पास में क्या है, एनवी कोष्टिका के लिए संख्या है, और N हमारे पास में अणुओं की संख्या है, और P हमारे पास में क्या है, प्रायिकता फलन है, जो कि अपन ने पिछले डेरिवेशन में डिट्टो कर रहे हैं काम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो P की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, e⁻⁻β ei अपन में z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो n e⁻⁻β अपन में z। समीकरण 3 से, समीकरण 3 ऊपर रहा, ऊपर से क्या रखेंगे अपन, z की वैल्यू रख देंगे। तो z की वैल्यू अभी जो अपन ने निकाली है वो रखेंगे यहाँ पे, ताज़ा जो वैल्यू आई है उसको रखेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फटाफट, तो यहाँ पे क्या गया, देखो D6Ni बराबर में N अपन में A H mg अपन में KT। ठीक है, और m 2 पाई KT के पावर 3/2 e⁻⁻β ei। ये कहाँ से वैल्यू रखी है, ये यहाँ से अभी जो ऊपर अपन ने वैल्यू आई थी किसकी, जेड की, वो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल सा है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे, देखो इतना समझ में आ गया मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किया है, D6Ni बराबर में जेड की वैल्यू जो अभी अपन ने निकाली थी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो दोबारा देख लो एक बार, ये रही ए के टी अपन में एच एम जी 2 पाई के टी अपन में एम की पावर 3/2, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। कहाँ पे, ये देख लो आप, ये जेड हमारे पास है, इस जेड की जगह अपन ने पुट करी, तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको थोड़ा नज़र आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो पूरा नज़र आएगा आपको। हमारे पास में बीटा की वैल्यू 1 अपन में KT होती है, और ई की वैल्यू अपन ने अभी देखी यहाँ पे इसी डेरिवेशन के अंतर्गत 1 अपन में 2mv² प्लस में mgz। क्या इस बात से सहमत हो? तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, आप आगे चलते हैं फटाफट भाई। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फटाफट देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास में क्या है, D6Ni हमारे पास में LHS में पहले था। अब बात करते हैं RHS की, N अपॉन में A mg अपॉन में KT। ठीक है, m अपॉन में 2 पाई KT की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो अपन ने ये किसकी वैल्यू रखी है, ये वैल्यू रखी है अपन ने e की पावर में जो माइनस का था, क्या e की पावर माइनस का बीटा ei, उसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे देखो e की पावर में माइनस का बीटा, तो यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू तो 1 अपन में KT है, और e की जो वैल्यू है 1 अपन का 2mv² अपन में mgz हो गई। और यहाँ पे देखो यहाँ पे s था, अभी अपन बात करते हैं पीछे, देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड में। देखो यहाँ पे कहाँ पे, देखो ये हमारे पास में है NHMG अपन में AKT है, तो यहाँ पे H है ना, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। आपको कन्फ्यूजन नहीं क्या हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे दोबारा दिखाते हैं अपन, देखो ये है हमारे पास में, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल सी अपन ने डेरिवेशन करा, उसके बाद में वैल्यू की वैल्यू पुट करी और बीटा की वैल्यू पुट करी, लेकिन अपन ने जो H यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं करा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, वही यहाँ पे बिल्कुल सेम, और यहाँ पे क्या करा, अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस का mv² अपन में 2KT आ गया, और e की पावर माइनस का mgz अपन में KT आ गया, मल्टीप्लाई में h हमारे पास है ही। वह h की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, कितना, dx dy dz और dvx dvy और dvz। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर अपन वेग के सापेक्ष में अगर अपन त्रिसमाकलन कर दें, तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं कैसे होगा। देखो हमारे पास में आप देख सकते हो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन भी देखो कैसे होगा,
ये वाला जो पार्ट अपना एम जी जेड अपन में के टी, अब देखो यहाँ पे इसको तो एक तरीके से कांस्टेंट की बात ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वेग का फंक्शन है नहीं, तो इसको अपन बाहर ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेग का फंक्शन कहाँ पे, एम बी स्क्वायर वन टू के टी, तो यहाँ इसी को अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो त्रिसमाकलन करेंगे वो इसका करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो एस है ना, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू को देखो अपन ने क्या करा, यहाँ पे सीधी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया अपन ने, मतलब देखा जाए तो डी एक्स डी वाई और डी जेड को अपन नीचे भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया नीचे, और यहाँ पे देखो एन एम जी अपन में ए के टी, एम की पावर ये है ऐसे कैसे ई की पावर में, देखो अब माइनस का एम जी जेड अपन में के टी को तो बाहर ले लिया, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में ई की पावर माइनस का एम बी स्क्वायर टू के टी है, इसको अपन ने अंदर ले लिया। अब देखो इंटीग्रेशन कर दिया वी एक्स वी वाई और वी जेड के सापेक्ष में, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, आगे चलें। तो यहाँ पे आगे चलते हैं जब अपन, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास में जो डी एक्स डी वाई डी जेड है उसको तो अपन ने नीचे भेज दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एन एम जी अपन में के टी है ऐसे कैसे, और एम अपन में टू पाई के टी के बाद थ्री बाई टू ऐसे कैसे, ई की पावर माइनस एम जी ए जेड अपन में के टी ये भी ऐसे कैसे। अब इन तीनों की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, टू पाई के टी अपन में एम की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो पिछला डेरिवेशन इससे पहले जो अपन ने किया था, आदर्श गैस समीकरण निकाला था, और आदर्श गैस समीकरण से पहले आपने वहाँ पे निकाला था, याद करो किसके लिए, एक परमाणु आदर्श गैस के लिए समवितरण फलन और वेग बंटन और वितरण फलन जब निकाला था, तो वहाँ पे डी क्यूब एन आई अपॉन में डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आपको याद करो, तो ये वैल्यू आपको मिली थी कितनी, एन अपॉन में वी, तो वहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये आपके नोट्स खोलो फटाफट और वहाँ पे देखो, बिल्कुल आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डी क्यूब एन आई अपन में डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ पे डी जेड आएगा। ठीक है, डी जेड आएगा, तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास में आ गई एन अपॉन में वी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करो भाई फटाफट, तो एन अपॉन में वी आ गया इज इक्वल टू में देखो एन एम जी अपॉन में ए के टी, और डॉट में कितना है ई की पावर माइनस का एम जी अपॉन में, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कैंसिल भी हो गया, देखो यहाँ पे ये देखो एम से तो एम गया और टू पाई के टी से टू पाई के टी हो गया, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया केवल एन एम जी अपॉन में ए के टी, और डॉट में कितना है ई की पावर माइनस का एम जी जेड अपॉन में के टी। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा ध्यान में रखें, समीकरण नंबर 4 को इसको थोड़ा ध्यान में रखें। कितना है हमारे पास में एन अपन का वी इज इक्वल टू में एन एम जी अपॉन में ए के टी, डॉट में ई की पावर माइनस का एम जी जेड अपन में के टी। रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, वो तो क्या पेज अपन चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए पीछे का। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं भाई फटाफट, आगे चले तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि हमारे पास में जो आदर्श गैस समीकरण होता है पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एनआरटी। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण से अपन बात करते हैं आर एन के की जगह अपन रखते हैं आर, तो यहाँ पे अपन आर की जगह रखते हैं अपन एन के रख देंगे, तो पी बराबर कितना आ गया एन के टी, साफ सी बात है। तो फिर अपन वी को नीचे भेज देंगे, तो पी बराबर कितना आ गया एन वी अपन में के टी, तो एन अपन में वी अभी जो अपन ने देखा था उसकी वैल्यू कितनी थी, एन एम जी अपन में ए के टी, मल्टीप्लाई में देखो ई के पावर माइनस के एम जी जेड अपन में के टी, और ये मल्टीप्लाई में के टी है, ये के टी से ये के टी गया, तो पी बराबर हमारे पास में कितना आ गया एन एम जी अपन में ए, एन एम जी अपन में ए डॉट में ई के पावर माइनस का एम जी जेड अपन में के टी। तो इसको लगा लो आप स्टार, इसको लगाओ स्टार, क्योंकि ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई किसकी, किसकी आ गई ये बताओ, वायु दाब समीकरण हमारे पास में। समीकरण नंबर जो 6 है ये हमारे पास में कहलाती है वायु दाब समीकरण कहलाती है। ठीक, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपन। तो हमारे पास में समीकरण नंबर जो 6 आई है वो क्या ये बताओ, ये हमारे पास में आई है वायु दाब समीकरण। तो इसको स्टार बना लीजिए, वायु दाब समीकरण आपके पास आ चुकी है। कितनी आई है भाई, एन एम जी अपॉन में ए मल्टीप्लाई में ई माइनस का एम जी जेड अपॉन में के टी है हमारे पास में। इस प्रकार भी आपको दे सकता है कि प्रूफ कीजिए पी इज इक्वल टू एन एम जी अपॉन में ए ई की पावर माइनस का एम जी जेड अपॉन में के टी। एग्जामिनर इस प्रकार ज़्यादा देता है, क्योंकि बच्चे इस प्रकार अगर देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो सोच नहीं पाएंगे कि इसको स्टार्ट करें कहाँ से। ठीक है, इसलिए अपने सारे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर रखना है और एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 आ चुका है। अब इसमें केस देखें अपन, 2 केस देखेंगे इसमें। देखो केस नंबर फर्स्ट अपन बात करें, जेड बराबर 0 है, यदि हमारे पास में जेड बराबर यानी कि समवितरण फलन का जो मान है वो 0 हो गया, और हमारे पास में पी बराबर कितना है, पी नोट है, तो वैल्यू पुट करो, तो पी बराबर पी नोट है, तो पी नोट हमारे पास में आ गया। और हमारे पास देखो एन एम जी, ठीक है एन एम जी, और हमारे पास में कितना आ गया ए की पावर में 0। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अपॉन में ए तो रखो यार, यहाँ पे ए तो है, तो यहाँ पे ए लिख दो, और ई की पावर में देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे अब देखो जेड के मान 0 पुट कर देंगे तो आप देख लो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 आप देख सकते हो 1 होता है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा NmG/a। तो यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू आएगी किसकी, पी नोट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में कितना, पी नोट बराबर NmG/a। तो यहाँ पे आप पुट करना चाहो तो P बराबर, देखो P बराबर पी नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, P बराबर हमारे पास में है पी नोट e की पावर माइनस का mgz/kt। यानी कि अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो NmG/a इसकी वैल्यू कितनी है, पी नोट है। तो आप देख सकते हो P बराबर पी नोट ई की पावर में माइनस का mgz/kt। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवालों में, ऐसे डेरिवेशनों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले तो ये केस पढ़ रहे हैं अपन, तो केस अपना क्या था, z बराबर 0 P बराबर पी नोट, सिंपल सा केस था। आगे चलें, अब आगे एक और केस अपन पढ़ लेते हैं। यदि हमारे पास में z बराबर Z1 और P बराबर P1, तो P1 बराबर कितना आ गया, पी नोट ई के पावर माइनस का mgz/kt। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास में है कि z बराबर Z2 और P बराबर P2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो P2 बराबर में पी नोट ई के पावर माइनस का mgz/mgz2 अपन में क्या है kt। और यहाँ पे हमारे पास समीकरण नंबर जो हमारे पास में 8 है, देखो ये रहा, और 9 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में, P1/में P2 आ गया और आपस में कैंसिल हो गया ये, और ये कितना आ गया हमारे पास में e की पावर माइनस का mgz1 आएगा, ये हमारे पास Z2 आएगा। तो हमारे पास देखो इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास में क्या आ गया, आधार समान आ गया, तो हमारे पास में क्या आ गया Z, ये कॉमन आ गया, तो e की पावर माइनस का mg/kt Z1 माइनस का Z2 हो जाएगा। तो हमारे पास में अब यदि अपन बात करें इस e को इधर लेके आएंगे तो लोग में बदल जाएगा, तो लोग P1/P2 बराबर में माइनस का mg/kt Z1 माइनस का Z2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में Z2 माइनस का Z1 अपन करें, Z2 माइनस का Z1 अपन करें तो हमारे पास में क्या जाएगा, देखो ये kt इधर आ गया, तो kt/mg। ठीक है, और log e, क्योंकि माइनस को हटा देंगे ना अपन, जैसे अपन यहाँ पे Z2 माइनस का Z1 कर देंगे तो ये आगे माइनस से बढ़ जाएगा, तो Z2 माइनस का Z1, और यहाँ पे इसको इधर ले गए तो kt/mg और log P1/P2। ये हमारे पास में क्या आ गया, वायुदाब समीकरण कहलाता है। यानी कि अपन बात करते हैं हमारे पास में अभी जो मैंने आपको बताया था वायुदाब समीकरण, वो P बराबर, तो वो भी हमारे पास में वायुदाब समीकरण है। और ये हमारे पास इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है Z2 माइनस का Z1, यानी कि फेमस टर्म जो बोलते हैं अपन वो ये है Z2 माइनस का Z1 kt/mg log e P1/P2। ये हमारे पास में क्या है, फेमस वायुदाब इक्वेशन है। आगे बात समझ में, तो यानी कि एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में वायुदाब समीकरण का पूरा डेरिवेशन। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये डेरिवेशन मैंने आपको नोट्स के माध्यम से समझाया है, और ये मेरे हिसाब से देखो 20 मिनट या 25 मिनट का समय लगा है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से तो एक भी टर्म्स ऐसे नहीं है जहाँ पे आपको दिक्कत हो। लेकिन यदि अपन बात करते हैं इसको, अपन यदि पेज पे समझते, कॉपी पे समझते, इसको एकदम लिखते, नोट डाउन करते, तो वहाँ पे अपन देख सकते हो 2 घंटे का समय लगता है इसमें, 2 घंटे से कम का समय नहीं लगता यहाँ पे, और चीज़ें वही हैं। देखो बात वो भी सही है क्योंकि वहाँ पे अपन को आराम समझते हैं उसको, लेकिन क्या है कि अपने पास टाइम की कमी है, तो अपन क्या है कि इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ रहे हैं यहाँ पे, और टाइम को देखते हुए अपन शानदार तरीके से समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम लग रहा है अपन को और यहाँ पे समझ में पूरा आ रहा है अपन को। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आई हो, बिल्कुल, और आप खुद भी समझ सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो आगे चलते हैं और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक की बात करते हैं अपन। मानते हैं कि रफ्तार पकड़ी है, लेकिन फिर भी रफ्तार ज़रूरी है क्योंकि कोर्स करवाना ज़रूरी भी है, इसलिए थोड़ा रफ्तार भी पकड़ना ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस यूनिट का या चैप्टर का, मान लीजिए आप। तो लास्ट टॉपिक है चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता। अब ये क्या है, सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले पढ़ भी रखा है, लेकिन इस नाम से आपने नहीं पढ़ा होगा कि चिरसम्मत सन्निकटन की जो वैधता है वो क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी है, इसको आप नोट्स के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी की अवधारणा के अनुसार स्थूल निकायों की व्याख्या मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के द्वारा की जाती है। ठीक है, यदि कण का आकार सूक्ष्म कोटि का हो तो उस कण के आकार पर तरंग प्रभावी हो जाती है। तो यानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, स्थूल मतलब छोटे निकाय, यदि छोटे निकाय होंगे तो छोटे निकाय जब होंगे तो क्या होगा कि हमारे पास में कण का जो आकार है यदि छोटा होगा तो कण के आकार पर तरंग प्रभावी हो जाती है। क्या समझ में आया, यदि आकार छोटा होगा तो हमारे पास में कण प्रकृति के साथ साथ में जो तरंग प्रकृति होती है, जो तरंग प्रकृति होती है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। कब, जब आकार बहुत छोटा होगा। उस कण की व्याख्या तरंग प्रकृति से की जाती है। तो हमारे पास में जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का आकार यदि बहुत छोटा होगा तो वहाँ पे उसकी व्याख्या करते हैं अपन किसमें, तरंग प्रकृति से की जाती है, मतलब बहुत ही वेव नेचर शो करेगा वो। तो यहाँ पे ये
क्या है, क्वांटम भौतिकी की अभिकृति भी है। तो मैंने आपको 7th चैप्टर में बताया भी था इसको, और इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। तो हमारे पास में ये कहलाता है अपने क्वांटम भौतिकी की अभिकृति भी कहलाती है। अब यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव देख लीजिए आप, ठीक है, और क्रॉम्पटन प्रभाव देख लीजिए, युग्मन उत्पादन, कृष्णिका, ये सब क्या है हमारे पास में, इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? ये हमारे पास में जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है, उसके एग्जाम्पल अपने पास, ठीक है। और इस कण की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा की जाती है, यानी कि हमारे पास में जो साइज है, यदि अपन बात करते हैं, और जब कण का आकार है वो तरंग दैर्ध्य पर प्रभावी हो जाता है, यानी कि कण का जो आकार है, साइज जब बड़ी हो जाती है वो हमारे पास में क्या हो जाता है भाई, उस टाइम पे हमारे पास में आकार बड़ा हो जाता है, तरंग दैर्ध्य पर प्रभावी हो जाता है, और इस कण की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा की जाती है, यानी कि साइज का जो मान है वो तरंग दैर्ध्य से काफ़ी बड़ा हो गया। तो यानी कि हमारे पास में माना, लेट कर अपन ने माना किसी कण का जो आकार है, अगर एस मान लेते हैं अपन, तो उस कण के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो उसके लिए चिरसम्मत सन्निकटन की जो वैधता होगी वो यही होगी, यानी कि साइज का जो मान है वो काफ़ी बड़ा है, किससे? लैम्डा से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो कौन सा प्रकृति शो करेगा? कण प्रकृति शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइज का जो मान है वो तरंग दैर्ध्य से काफ़ी ज़्यादा है। यदि हमारे पास में तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होता किसी साइज से, तो हमारे पास में तरंग प्रकृति शो करती, लेकिन इस समय वो कण प्रकृति यहाँ पे शो कर रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, अब बात करते हैं यहाँ पे आगे थोड़ा बहुत इसका डेरिवेशन छोटा सा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। माना हमारे पास में एक कला समष्टि है, माना कला समष्टि में एक कण उपस्थित है, एक पार्टिकल है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है। कैसे कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और इस कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा की योग के तुल्य होगी। आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो तो ये 4-5 डेरिवेशन अपन ने अभी जो करिए हैं थोड़ी देर, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में, कौन कौन सा बताओ? एक तो हमारे पास में वायुदाब समीकरण हो गया, उससे पहले अपन ने संवेतन फलन के मान की गणना करी, और आदर्श गैस समीकरण की बात करी, और ये हमारे पास में चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता। उसमें आपने देखा होगा ये एक हमारे पास में ये लाइन फिक्स है। देखो हमारे पास में जो पार्टिकल है उसके लिए अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट का? हमारे पास में जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगी। इस कॉन्सेप्ट को अपन बार बार यूज कर रहे हैं इन 4-5 डेरिवेशन के अंतर्गत, और ये लाइन आपने देखी होगी, बार बार यूज कर रहे हैं अपन, यानी कि ई बराबर में E प्लस में EP बराबर में क्या है? कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी को अपन ना चेंज कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपन इसको कांस्टेंट कह सकते हैं प्रकार देखा जाए तो हमारे पास में EK प्लस में EP आ गया हमारे पास में। अब EK की वैल्यू देखो हाफ mv² और हाफ kx, तो यानी कि देखो हमारे पास में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको अपन देखो यहाँ पे mgh के रूप में लिखते हैं और kx के रूप में लिखते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर x डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? vx और kx², ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलो भाई, E बराबर कितना आ गया? देखो वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा m से, तो हमारे पास क्या बन गया? px² अपन में 2m प्लस में हाफ kx²। अब यहाँ पे क्या करा? E का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया, तो px² अपन 2me और हाफ 2e kx² बराबर में 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने बताओ? यहाँ पे अपन ने ये किया कि हमारे पास में क्या करा? कुछ भी नहीं करा, px² अपन 2m ऐसे कैसे, प्लस में हमारे पास जो k था उसको अपन में लिख दिया, यानी कि x² अपन में 2e अपन में k बराबर में आ गया 1। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने? यहाँ पे ले लिया इसका, हाँ नीचे क्या भाई देखो हमारे पास में नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ? हमारे पास में लिखा हुआ है 2me लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको अंडर में करके स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि देखो इसका स्क्वायर खोलोगे आप तो वही तो माना हमारे पास में, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं उसका पता चलेगा अभी आपको। देखो x² अपन में a² प्लस में y² अपन में b² बराबर 1, यानी कि ये कंडीशन किसकी है? ये हमारे पास में कला समष्टि में दीर्घवृत्त का समीकरण कहलाता है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी होगा कि हमारे पास में जो दीर्घवृत्त की समीकरण होती है वो क्या होती है? यही होती है x² अपन में a² प्लस में y² अपन में b² बराबर में 1, ये होती है। तो आप यहाँ पे तुलना करो तो देखो a का मान कितना आ गया? अंडर में 2me। b का अगर आप देखो तो b का मान कितना है? अंडर में 2e अपन में k, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अपन बात करें क्षेत्रफल की, किसके? दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो a बराबर होता है पाई AB, a बराबर में आता है पाई AB। तो आप देख लो पाई हमारे पास ऐसे कैसे, और a का मान हमने पुट कर दिया 2me और b का मान पुट कर दिया कितना? 2e अपन में k, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलो भाई फटाफट आगे चलते हैं, और हमारे पास में बस ये लास्ट एंड फाइनल पेज हमारे पास इसी यूनिट का। ये देखो
ए बराबर कितना आ गया हमारे पास में, देखो ये आ गया 2 और ये 2 पाई, ठीक है, और हमारे पास में आ गया अंडर रूट में कितना आ गया, अपने पास आ गया एम अपॉन में के। और आप सभी को पता होगा कि न्यू बराबर होता है 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन में एम, ये आपको पता होगा शायद, मैं आशा कर सकता हूँ, नहीं पता हो तो देख लो, ये लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास में न्यू आवर्ती बराबर होता है 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन में एम, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या कर, देखो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं इसकी वैल्यू, देखो 2 पाई से 2 पाई अपन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अपन बात करते हैं तो देखो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ई अपन में ई अपन नहीं हो जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने ये करा कि किसकी वैल्यू पुट करी अपन ने, यहाँ पे वैल्यू पुट करी किसकी, के अपॉन में एम है, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करके लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो सही बात है, ऊपर चल जाएगा पाई, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और हमारे पास में एम अपॉन में के है, उसकी जगह पर ने लिख ही दिया, और हमारे पास में न्यू आ जाएगा, यानी कि ई बचेगा हमारे पास में, और ये हमारे पास में न्यू बचेगा, यानी कि ये न्यू आ गया हमारे पास में। तो ई अपॉन में क्या आ गया, न्यू आ गया। इसका डेरिवेटिव कर दिया अपन ई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, देखो डी ए बराबर में डी ई अपॉन में न्यू, और यही हमारे पास में चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये हमारे पास में क्या कहलाती है, चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता। अब आप बताइए, ये हमारे पास में जो मेथड है पढ़ने का, ये मेरे सबसे बेस्ट मेथड है। अब आप देख लीजिए, आधे घंटे का समय लगा है, मात्र आधे घंटे का समय लगा है, और हमने यहाँ पे 2 बड़े बड़े क्वेश्चन समझ लिए। एक तो वायुदाब इक्वेशन थी, उसमें मेरे हिसाब से 1 इंच भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे देख लो आप, जिस समस्या निकटन क्या था, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा वो एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास में जो पार्टिकल होता है, यदि उसकी साइज अगर छोटी कर दी जाए तो हमारे पास में वो वेव नेचर शो करता है। और यदि अपन बात करें क्लासिकल फिजिक्स में, तो चिरसम्मत सन्निकटन की जो वैधता होती है ये कहती है कि हमारे पास में, इसको अपन बात करते हैं साइज, अगर हमारे पास में बड़ी तरंग दैर्घ्य से, तो यही हमारे पास में क्या करते हैं, चिरसम्मत सन्निकटन कहलाती है। उसके बाद में इसका डेरिवेशन छोटा सा, उसके बाद हमने क्या करा भाई, के ई प्लस में पी है हमारे पास में, तो यहाँ पे अपन ने जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन ने हाफ के एक्स के रूप में लिखा। तो वहाँ पे अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि अपन इसको दीर्घवृत्त के समीकरण के रूप में इसको लिख देंगे, तो दीर्घवृत्त के रूप में लिख दिया, और वहाँ पे ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, और आपस में, और हमारे क्षेत्रफल का जो मान होता है किसका, दीर्घवृत्त का, ए बराबर कितना होता है, पाई ए बी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे डेरिवेशन हो गया खत्म। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये हमारे पास में यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर सेकंड नहीं, थर्ड है ये। तो यहाँ हमारे पास यूनिट नंबर जो फोर्थ है और यूनिट नंबर जो थर्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारे पास में 50% पार्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक बात बताऊँ आपको, हमारे पास में जो सिलेबस आएगा वो आएगा 60%। हमारे पास में जो सिलेबस आएगा वो आएगा 60%। सुना आपने क्या कहा मैंने, 60% आएगा, यानी कि हमारे पास में 50% हमने सब सिलेबस कवर कर लिया है 50%। तो आप देख सकते हो, यानी कि आपने यहाँ पे 90% बनाने का मौका आपने प्राप्त कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप अगर थर्ड यूनिट नहीं भी पढ़ते हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन 2 यूनिटों को कंट्रास्ट तैयार कर लोगे तो आपकी परसेंटेज है वो 85 से 90 तक आराम से बनेगी, ठीक है। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है पहले कि सबसे पहले तो आप 2 यूनिट तैयार करो, यूनिट नंबर जो फोर्थ है और यूनिट नंबर जो थर्ड है उसको तैयार करो पहले कंप्लीट रूप से, मतलब एक एक डेरिवेशन आपको मुँह जबान जटा होना चाहिए, और जो भी न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अब बस निश्चिंत रहिए, मतलब यूनिट नंबर जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यूनिट नंबर जो थर्ड है और हमारे पास यूनिट नंबर फोर्थ आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे और अपन ने कंप्लीट कर दिया यूनिट नंबर सेकंड को। और अब अपन बात करेंगे, देखो यूनिट नंबर मैं फर्स्ट नहीं स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अपन बात करते हैं सबसे पहले तो देखो सिलेबस करवाना क्या है, सिलेबस तो कुछ नहीं है, यह हो जाएगा सिलेबस, लेकिन सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा साथ के साथ, और बात करते हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आप एक बात बताता हूँ आपको मैं कि अब अपन बात करते हैं 60% सिलेबस कर दिया है और 50% अपन इसमें कवर कर लिया, तो 50% का मतलब तो वही हो गया कि हमारे पास में आराम से 85 से 90 नंबर अपना ला सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे बात ऐसी है कि यहाँ पे अपन को और भी गहराई में घुसना पड़ेगा। ये तो हो गया अपना, मतलब चैप्टर का अपन बात करते हैं लगभग 80 से 90% सिलेबस कवर हो गया चैप्टरों का, लेकिन इसमें अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं लास्ट ईयर पेपर में, और कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन मतलब डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी जो इक्वेशंस हैं, उन सभी को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर किसकी
चैप्टर नंबर 7 की और 6 की, यानी कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, तो यानी कि इन चैप्टर को अपन और भी थोड़ा डीप से पढ़ेंगे, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे सिलेबस को। थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस है इसमें 2 ही यूनिट करवाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यूनिट नंबर अगर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे भी उससे ज़्यादा फायदा अपन को होगा नहीं, क्योंकि अपन को एक यूनिट अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। लेकिन यदि अपन बात करें, अपना जो टाइम है, प्रॉपर टाइम यदि इसमें दिया जाएगा तो फिर भी अपना सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा। यानी कि अपन आराम से इसको 2 यूनिट भी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो अपनी सिलेबस, अपनी परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अपन को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इसमें और भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शानदार तरीके से। मतलब 2 यूनिट तो अपन को ऐसी करनी पड़ेगी कि आपसे कहीं से भी आधी रात में उठ कर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आपको डेरिवेशन कर दिया जाए तो आप उसको कर दो। ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो समझ लीजिए आपकी दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक अपन इसमें डेरिवेशन है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस है, बुक में पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे इसको। और साथ ही जो अपने लास्ट ईयर जो पेपर उनको भी देखेंगे, सबको देखेंगे, उसके बाद में अपन यहाँ पे इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में थर्मो की जो कुछ रिक्वेस्ट थी भाई यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की जाए, तो यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सभी के लिए ये जानकारी ये है कि कई बोल रहे हैं सर यूनिट नंबर 1 के, यूनिट नंबर 2 के वो करो, नोट्स अपलोड कर, वो तो वहाँ पे आप देख लीजिए, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी डायरी, मतलब इससे दोनों से, मतलब दोनों के बराबर है, तो अपनी फर्स्ट यूनिट है तो उसको पढ़ने से क्या मतलब है। यहाँ भी छोटी छोटी यूनिट है, उनको पढ़ लीजिए, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आज की क्लास ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और आप जो सभी और जो अपने पास सब्जेक्ट हैं उनमें अपन फोकस करते हैं, क्योंकि सब में लगभग अपन यूनिट नंबर जो 2 यूनिट है वो जल्दी जल्दी कवर करवा लेते हैं। ठीक है।